मेरे प्यारे छात्रों, कल हमने गंगा में से साक्षात्कार गद्य की शुरुआत की थी। इसके लेखक हैं डॉक्टर वत्सानी लाल चतुर्वेदी। गंगा मैया से साक्षात्कार यानी मैंने कल बताया था आपको, गंगा माता जी से लेखक इंटरव्यू करते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर प्राप्त करते हैं। ये व्यंग्य साहित्यकार डॉक्टर वत्सानी लाल चतुर्वेदी जी, इन्होंने माँ से कई प्रश्न पूछने के बाद उनसे उत्तर प्राप्त किया। तो जो गंगा माता जी के बारे में, गंगा नदी के बारे में, जो चरित्र के बारे में जो सारी बातें थी, उस सारी बातों का खुलासा हुआ। और इस तरह से हम गंगा माता जी के बारे में उन्होंने कई प्रश्न पूछे, चरित्र के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो उसका उत्तर गंगा माता जी ने दिया है। इससे हमें पता चल गया कि गंगा माता जी के बारे में जो जानकारी हासिल करनी थी, सभी जानकारी हमने हासिल की। तो कहाँ तक हम पहुँचे थे कि दल से दल लड़ता है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है और दलदल पैदा करती है। एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के अंदर लड़ाई होती है, किसके लिए? कुर्सी के लिए। और दल के अंदर लड़ाई होती है, ग्रुप के अंदर लड़ाई होती है, दल के बाहर लड़ाई होती है और दलदल पैदा करती है, कीचड़ पैदा करती है। ये प्रश्न पूछते हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों वो लोग लड़ते हैं? अपने अंदर भी लड़ते हैं, बाहर भी लड़ते हैं, दूसरों से भी लड़ते हैं। बेटा कारण अलग अलग बताते हैं, पर असली झगड़ा कुर्सी का है। माँ उत्तर बताती है कि कारण तो अलग अलग है, लेकिन असलियत ये है कि वो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। लेखक प्रश्न पूछते हैं, कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, सस्ती और महंगी से महंगी, फिर क्यों लड़ते हैं कुर्सी के लिए? कुर्सियां तो बाजार में उपलब्ध हैं, बहुत सारे मार्केट में मिलती है, 1000 रुपये मिलती है, 2000 में मिलती है, 500 में मिलती है, फिर लड़ने की क्या जरूरत? माँ उत्तर देती है, बचिया के ताऊ मुस्कुराती है, कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। कुर्सी का मतलब माँ बताती है, कुर्सी का मतलब शक्ति, ताकत, वैभव, कीर्ति। कुर्सी का मतलब ये है, कुर्सी का बाजार में हम बैठते हैं ना, वो कुर्सी का मतलब नहीं है। कुर्सी का मतलब है वैभव, कीर्ति, बल, शक्ति, पैसा, इसे कुर्सी कहते हैं। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया, एक बार जुबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये कुर्सी यानी इस कीर्ति का लाभ एक बार मजा चख गए तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। आदमी उसके एक बार उसके मजा चखे, एक बार कुर्सी का लाभ उठाए, उसके बाद उसको पता चलेगा कि क्या कुर्सी क्या है, वैभव क्या है, कीर्ति क्या है, पैसा क्या है। एमएलए बनते हैं, पॉलिटिशियंस बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। हम देखते हैं आमतौर पर कि मिनिस्टर बनने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। जो इलेक्ट होने के बाद एमएलए बनते हैं, एमएलए बनने, एक पार्टी में एमएलए बनने के बाद
कुर्सी के लिए क्या करते हैं, पोजीशन के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए क्या करते हैं, रिज़ाइन करते हैं, दूसरे पार्टी में जाके शामिल होते हैं, फिर वहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ पर इलेक्शन लड़ के फिर जीतते हैं, जो उन्होंने वादा किया था जीतने के बाद आपको मिनिस्टर बनाएंगे, मिनिस्टर बनाते हैं। तो ये कुर्सी के लिए उन्होंने जो अपने जीता हुआ मेंबर ऑफ असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी हो, उसे रिज़ाइन करके उतरते हैं, फिर लड़ते हैं, जीतते हैं कुर्सी के लिए। लेखक से कहती है गंगा माता जी, तुम्हें इसका स्वाद नहीं लगा है, तुम्हारे ज़बान पे अगर एक बार इसका मज़ा लग जाए तब तुम छोड़ते नहीं। ये छिन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। मजनू के पीछे, लैला के पीछे मजनू घूमता घूमता फिरता था। पुरानी एक कहावत है, पुरानी कहानी है, लैला मजनू की कहानी आप सुने होंगे। बहुत पुरानी कहानी है। वो बहुत उससे प्रेम करता है लैला से मजनू। उसके पिताजी को पता चल जाता है, वो रातों रात उसे लेके निकल जाता है। कहाँ गया पता नहीं। दूसरे दिन मजनू आके देखता है वो लोग नहीं है। उसे ढूंढता ढूंढता हुआ फिरता है, गाना गाता हुआ गली गली में घूमता है। इसी तरह एक बार आदमी इस कुर्सी का मजा चख जाता है तो वो छोड़ता नहीं। एक बार एमएलए बनता है, हारता है या जीतता है, उसके बाद फिर लड़ता है, एक बार हारता है नहीं छोड़ता, दोबारा भी हारता, कंपटीशन करता है, फिर कंपटीशन करता है, छोड़ता नहीं। जो कुछ उसने खोया है उसे फिर हासिल करना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेखक अगला प्रश्न पूछते हैं, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। ज्ञान चक्षु खोल दिए, ज्ञान को ओपन खोल दिए, ज्ञान को बढ़ाया। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। पता नहीं कहां तक सच है। ये अच्छे अच्छे लोग जो पोजीशन पर हैं, मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, ये बड़े बड़े लोग डाकुओं से संबंध रखते, अंडरवर्ल्ड से संबंध रखते हैं। तो कॉमन बात। हर एमएलए के पीछे कुछ रोडी पाल रखे रहते, रोडिज्म वाले होते हैं, धमकाने वाले होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, कॉमन है। ये बात, इस प्रश्न को माँ से पूछा जाता है, गंगा माता जी से। वो बताती हैं, जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जीवन के हमारे मूल्य हैं, मनुष्य होने का, मनुष्यता के सबूत हमें देने पड़ते हैं। हमारे कुछ मूल्य हैं, मूल्याधारित जीवन हम मनुष्य होने के बाद बिताते हैं। एक अच्छा जीवन हमें बिताने के लिए कुछ मूल्यों को अपनाना ज़रूरी है, नैतिक गुणों को अपनाना ज़रूरी है। जब मनुष्य अपने मूल्यों को अंतिम संस्कार कर देता है, मतलब मार देता है, उसे दफना देता है, तो ऐसा ही होता है। हमारे मन के विरुद्ध, हमारे हृदय के विरुद्ध हमें काम करना पड़ता है। कब? जो मानवता के मूल्यों को अगर हम दफना देते हैं तो ऐसी हालत आती है, तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, प्रदूषण की बात कर रही है। प्रदूषण तो सारे भारत में फैला है। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, शब्द मालिन्य है, ये तो सारी दुनिया में फैला हुआ है। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। कावेरी बहन, गंगा भी ये नदी है, उसकी कावेरी भी नदी है।
कावेरी नदी गंगा नदी की बहनी हुई, तो बड़ी बहन है छोटी बहन, वो बता रही है कि मिली थी, वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। सर्प, स्नेक। कावेरी बहन गंगा माता जी को बताई थी कि एक सर्प मनुष्य के साथ दोस्ती करने के बाद, उससे क्या दोस्ती कर ली, सर्प ने जाकर आत्महत्या कर ली। क्यों? इतना बुरा है इंसान, मनुष्य इतना गिर गया है, इतना बुरा बन गया है। सर्प उसके मुंह में जहर होता है, मैं जहरीला जीव हूं, ये मनुष्य मुझसे जहरीला है, इसके तो सारे शरीर में जहर है, मेरे तो सिर्फ मुंह में जहर है। इतना बुरा है इंसान कहकर सर्प जाकर आत्महत्या कर ली मनुष्य से दोस्ती करने के बाद। तो ये लेखक का बताने का ये उद्देश्य है कि मनुष्य अपने सारे मूल्यों को दफना दिया, जीने के लिए क्या क्या जरूरी है उस सारी बातों को भुला दिया। जो मनुष्यता उसके अंदर है ही नहीं, ऐसी हालत हो गई है कहकर व्यंग्यात्मक रूप से वो लेखक बताना चाहते हैं। अगला प्रश्न लेखक पूछते हैं माता जी से, सच मां मनुष्य इतना क्यों गिर गया, समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। उनका क्वेश्चन, पशु पक्षी किस पर हंसने लगे हैं, मनुष्य के कुकर्मों पर। कुकर्म, देखो कर्म, उपसर्ग जोड़कर लिखिए, कु प्लस कर्म, कुकर्म। उपसर्ग जोड़कर लिए अगर प्रश्न व्याकरणांश पूछा गया कर्म पर तो कु प्लस कर्म कुकर्म कर सकते हैं, 1 मार्क्स मिलेगा। पशु पक्षी मनुष्य के कुकर्मों को देखकर, कर्म यानी काम, कुकर्म गलत काम, मनुष्य के गलत काम देखकर पशु पक्षी भी हंस रहे हैं। ये क्या इतना गिर गया मनुष्य, कैसी हरकतें कर रहा है, क्या हालत हो गई इसकी। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन न मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी मां को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। हम आमतौर पर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टेलीविज़न में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि भाई भाई लड़ते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं और मर जाते हैं। मार दिया छोटे भाई ने बड़े भाई को, बेटा बाप को मार दिया। पर कुछ ऐसे भी न्यूज़ हमने देखे थे कि अपने पिता प्रॉपर्टी ना देने की वजह से उसे 2 दिन तक खंभे से बांध कर रखा और खाना नहीं दिया और उसको बहुत मारा। ऐसे हम कई वास्तविक उदाहरण हम देखते हैं। ये बात, एक बेटा अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को जमीन ना देने की वजह से उसे मार दिया। मनुष्य इतना नीचा गिर गया है, ऐसी हालत आज संसार में हो रही है। इस प्रश्न का उत्तर मां देती है, बेटा तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। मां बताती है कि आजकल हमारे देश में ये बहुत पुरानी प्रथा है कि कई 100 सालों से कई लोगों ने इस विचार पर बहुत कोशिश की कि उसे हटाने के लिए, लेकिन ये बात नहीं हट रही है। हरिजनों पर अत्याचार, दलितों पर नीच जाति समझकर, उनको होने की वजह से ऐसा समझकर, मनुष्य मनुष्य है, कोई कुछ नहीं है,
हम बड़े भाषण देते हुए कुछ लोग कहते हैं बस, लेकिन होता कुछ और है, करते कुछ और है। उन पर अत्याचार तो हो रहे हैं। हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कई साल पहले हरिजनों को बस्ती को आग लगा दी, उसमें बच्चे भी मर गए, औरतें भी मर गए। उनको रखना नहीं चाहते। अगर वो लोग हमारे गांव में रहेंगे तो हमारा गांव उद्धार नहीं होगा, हम सारे लोगों पर शाप लग जाएगा, ऐसा समझते हैं। मंदिर में उनको प्रवेश करने नहीं देते। अगर वो लोग मंदिर में प्रवेश करते तो देवी नाराज हो जाएगी, हम सबको शाप दे देगी, ऐसा समझते हैं। दुनिया कहां से कहां तक पहुंच रही है और हम लोग कहां हैं। मनुष्य चांद को छूकर आने का दावा करता है और हमें छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ गए, इन अंधविश्वासों को लेकर बैठ गए। आज भी ऐसे बहुत सारे समाज में वो अंधविश्वास की बातें हैं जो लोग खाना खा के उठते हैं, उसके ऊपर उस झूठन के ऊपर लेटते हैं। लेटने की वजह से हमारा शाप विमुक्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे विश्वासें हमारे लोगों के बीच में हैं। साइंस इतना भी तरक्की कर चुका है, इतना दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन हम अभी भी कुछ चीज़ों को जड़ जमाए बैठे हैं, छोड़ नहीं रहे, उसके पीछे लगे हुए हैं। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। ये मेरे कैसे भक्त हैं कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। माँ दुख जताती है, कहती है कि मैं सबको अपने अंदर समाने का मौका देती हूँ, नहाने का मौका देती हूँ, पूजा करने का मौका देती हूँ। हर कोई आता है, कोई भी हो, दीन हो, दलित हो, हरिजन हो, उच्च जाति, कोई भी हो, हम मेरे अंदर आता है, स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, चला जाता है। मैं कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन ये लोग क्यों भेदभाव करते हैं? अपने भाई बहनों से भेदभाव करते हैं। मुझमें प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं का काफ़ी नहीं है। माँ उत्तर देती है। पहला प्रश्न लेखक पूछा था, क्या माँ आपके अंदर प्रदूषण प्रवेश कर चुका है? क्या ये बात सच है? माँ ने जवाब दिया था, ये सारे उदाहरण कारण हैं जो मेरे अंदर प्रदूषण की वजह हैं। सारे देश में प्रदूषण फैल चुका है तो मैं कैसे बच सकती हूँ? माँ ने कहा। इसी तरह आज गंगा नदी अपवित्र है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कि उसे स्वच्छ करने के लिए, उस नदी को शुद्ध करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्यों? हम लोग ही उसे गंदा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सारे गंदगी को उसमें उसके अंदर डाल रहे हैं। वहीं पर जो मृतक व्यक्ति को जलाते हैं और उसे उसके गंगा नदी में फेंक देते हैं। ये समझते हैं कि उसको मुक्ति मिल गई, वो स्वर्ग जाएगा। कुछ भी हो जाए हम गंगा नदी में ही डालेंगे इसको, गंगा नदी के किनारे ही जलाएंगे। गंगा नदी कैसे शुद्ध हो सकती है? मनुष्य को स्वर्ग पहुंचाने के बहाने सारी गंगा नदी मलिन हो चुकी है। मनुष्य को मुक्ति दिलाने के चलते गंगा नदी इतना अपवित्र हो गई है कि उसे शुद्ध करने के लिए शायद कई साल लग जाए। एक स्वामी जी ने भी सत्याग्रह पर बैठा था, गंगा नदी को शुद्ध करो, जब तक शुद्ध नहीं होगी मैं सत्याग्रह नहीं छोड़ूंगा। भूख हड़ताल बैठे थे, बेचारे मर गए, गंगा नदी शुद्ध नहीं हुई। लेखक अंतिम प्रश्न पूछते हैं, क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दें, भविष्य में क्या संभावना है?
संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज। अंतिम प्रश्न लेखक का, भविष्य में क्या संभावनाएं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हो सकता है भविष्य में आगे चलकर। माँ उत्तर देती है, बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है। 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर है, प्रकृति क्या है? सर्वशक्तिमान है। प्रकृति सर्वशक्तिमान है। प्रकृति के आगे हम कुछ भी नहीं। प्रकृति का विकोप हम देख रहे हैं, कभी बरसात के रूप में, कभी हवा के रूप में, कभी आंधी के रूप में, कभी अर्थक्वेक होता है। ये प्रकृति के विकोप है, हम उसे रोक नहीं सकते, वो स्वाभाविक है। हम पहले जानकारी हमें मिल सकती है कुछ होने वाला है, अब वहाँ से निकल कर भाग सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन उसे हम रोक नहीं सकते स्वाभाविक रूप से। उस इसलिए लेखक माँ कहती है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है। ऐसा पहले भी हुआ है, पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्तान की किरणें फूटती हैं। कोई 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर है, पुनः उत्तान की किरणें कब फूटती हैं? पुनः उत्तान की किरणें कब फूटती हैं? पतन की जब पराकाष्ठा हो। पतन की जब पराकाष्ठा हो तब पुनः उत्तान की किरणें फूटती हैं। 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर भी है, अंतिम प्रश्न का उत्तर भी है। पुनः उत्तान की किरणें फूटती हैं कब? पतन की जब पराकाष्ठा हो। सर्वनाश होने के बाद ही पुनः स्वाभाविक रूप से प्रकृति का जन्म होगा, प्रकृति का उगम होगा। पतन की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा अंतिम स्तर तक खत्म होना। पराकाष्ठा यानी अंतिम स्तर। पराकाष्ठा यानी अंतिम स्तर। एंड, उससे एंड नहीं हो सकता, वो पराकाष्ठा यानी वो खत्म हो चुका है, उससे ज्यादा खत्म नहीं हो सकता। लास्ट डेड एंड। ये कब? विनाश का अंत होता है, और अंत हो नहीं सकता। विनाश हो गया, पूरा खत्म, राख हो गया। उसके बाद फिर नया होगा। हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम डाला गया था, न्यूक्लियर बम, वर्ल्ड वॉर के चलते, तो सारे जापान के 2 शहर पूरी तरह राख हो गए, पूरी तरह राख हो गए। उसका इफेक्ट कई सालों तक होता रहा। उसका इफेक्ट कई सालों के वहां पर जीवियों तक होता रहा। कैसे होता रहा? विकलांग होते रहे, मानसिक विकलांग होते रहे, लेकिन उन्होंने कभी, जापान एक ऐसा देश है माय डियर स्टूडेंट्स, वो बहाना नहीं बनाते, दोष नहीं देते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, दूसरों को देते हैं। उन्होंने बुलेट ट्रेन, इंडिया में बुलेट ट्रेन जो चल रही है उसके चलते उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो पैसा डाल के बुलेट ट्रेन बना रहे, काम कर रहे हैं। वो लोन है हमारे ऊपर, हम उसको धीरे धीरे लौटाएंगे। ऐसा देश है, खूब काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं लोग, काम पर उनका विश्वास है
किसी और बात पर उनका विश्वास नहीं। भारत भी एक ऐसा समृद्ध देश है कि सारी दुनिया में सबसे अव्वल नंबर तक हो सकता है, क्योंकि हम लोगों की वजह से हमारे अंदर जो नेग्लिजेंसी है, कामचोरपन जो है, इसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे। हर कोई भारत में जो है, हर कोई मन लगा के काम करेगा तो भारत दुनिया में नंबर 1 प्लेस में आएगा। जो नंबर 1 कंट्रीज हैं उनकी बात अलग है, इतने लोग हैं, इतना बड़ा कंट्री है, 20 करोड़ 22 करोड़ लोग हैं। भारत जितना विस्तीर्ण में है उससे कहीं 8 गुना ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा बड़ा प्रादेशिक विस्तीर्ण है, और 1000 साल जाने के बाद भी वो अव्वल रहेंगे। संपन्नमूल्य ज़्यादा है उनके पास, प्रादेशिक संपन्नमूल्य ज़्यादा है, अच्छी बात है। तो माँ बहुत बहुत धन्यवाद कहकर लेखक अपने काल्पनिक इंटरव्यू ख़त्म करते हैं, जो गंगा माता जी से प्रश्न पूछा और उत्तर भी दिया। माँ उत्तर दे रही है, यहाँ पर लेखक काल्पनिक रूप से माँ का नाम लेकर उत्तर दे रहे हैं, जो भी एक ही है। गंगा मैया से साक्षात्कार, इस गद्य से आपको 1 मार्क क्वेश्चन आएगा। 3 अंक वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे, संदर्भ भी पूछा जाएगा। सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट लेसन से पहला गद्य सुजान भगत, मैं समझता हूँ कि सारे लेसन आप देख रहे हैं। 2 लेसन अपलोड हो चुके हैं आपको, और पद्य रैदास वाणी अपलोड हो चुका है, अधिकार भी अपलोड हो चुका है। आप उसे समय निकाल कर देखिएगा। रात को खाने खाने के बाद देख सकते हैं, शाम को देख सकते हैं। दिन भर आपको जो लाइव क्लासेस रहती हैं उसके बीच आप थोड़ा नेट बचाकर क्लास को ज़रूर देखें, समझें, आपके लिए है। जब आप फिर वापस कॉलेज में दाखिला हो जाएंगे तब आपको बहुत लाभ मिलेगा, डबल जानकारी आपको मिल जाती है, मिलेगी। मेरे हिसाब से मेरे विषय में मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एक रत्ती भर भी नुकसान होने में नहीं दूंगा। मेरे सारे छात्र इस मेरे विषय का पूरा लाभ उठाएंगे, और सबसे ज़्यादा अंक मेरे विषय में लेंगे। ये मेरा दावा है आपसे। मजबूरी है कि आप घर में हैं, मैं कॉलेज में हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर आप मुझे मिल जाते हैं, सरकार आप 3 से 4 महीने तक अगर कॉलेज को आपको भेज दें तो हम तैयार करेंगे। अगर आप में श्रद्धा है, आपके मन में वर्क करने की इच्छा है, तो हम ज़रूर आपको कामयाब बनाएंगे। तो ये गद्य गंगा मैया से साक्षात्कार यहाँ पर ख़त्म हुआ। कल मैंने इससे संबंधित 1 अंक वाले प्रश्न के उत्तर मैंने बोर्ड पर लिखे थे। कुछ 3 प्रश्न के उत्तर बाकी थे। उसमें मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे हैं? पशु पक्षी। पशु पक्षी ये 9वां उत्तर है। पशु पक्षी लिखने से आपको 1 अंक मिल जाएगा। पशु पक्षी मिलने से आपको 1 अंक मिल जाएगा। गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहा है। ये 10वां उत्तर है।
प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहा है। प्रकृति नेचर। पुनः उत्थान की किरणें कब फूटती हैं? अंतिम प्रश्न, 1 अंक वाला। पुनः उत्थान किरणें कब फूटती हैं? जब पतन की पराकाष्ठा हो। जब पतन की पराकाष्ठा हो। जब, पहले ही जब लिखना है, पतन, जब पतन की पराकाष्ठा हो। ये 11वां प्रश्न 1 मार्क क्वेश्चन का उत्तर है। ये था 1 अंक वाले प्रश्न। 3 अंक वाले प्रश्न, प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया ने क्या कहा है? सारी दुनिया में, सारे देश में प्रदूषण फैल चुका है और व्यापारी लोग सारा साल धोखाधड़ी करके कमाते हैं और आकर मेरे अंदर नहाकर अपना मलिन हाथ छोड़कर जाते हैं। और देश में होने वाले हरिजनों पर अत्याचार, महंगाई, रिश्वतखोरी, ये सारी चीज़ें प्रदूषण कर रही हैं। समाज में कौन कौन सी समस्याएं बढ़ रही हैं? रिश्वतखोरी, महंगाई, धर्म का व्यापारीकरण। ये पैराग्राफ है, वो उसमें से वो बहुत सारे अंश चुनकर आपको लिखना है। गंगा मैया का कुर्सी से क्या मतलब है? तीसरा प्रश्न कई बार पूछा गया है वार्षिक परीक्षा में। कुर्सी मतलब वैभव, बल, शक्ति, कीर्ति, धन। बाजार में मिलने वाली कुर्सी नहीं, ये तो मनुष्य की जबान पर एक बार नशा चढ़ जाता है फिर छूटता नहीं। ऐसी कुर्सी मतलब ये है। वो पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए, 3 अंक वाले। इस पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। बस देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती थी? गंगा मैया से साक्षात्कार पद गद्य, डॉक्टर बसानीलाल चतुर्वेदी जी लेखक गंगा माता जी से साक्षात्कार कर रहे हैं। कुछ प्रश्न तैयार करके इंटरव्यू ले रहे हैं। लेखक का पहला प्रश्न था, क्या माँ आपके अंदर प्रदूषण प्रवेश कर चुका है? ये प्रश्न पूछने के बाद गंगा माता जी लेखक से उपरोक्त पंक्तियों को कहती हैं। ये उसका उत्तर है। इस तरह आपको 3 अंक वाले संदर्भ का उत्तर देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बेटा शब्दकोशों में उसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। जो पहले संदर्भ के इंट्रोडक्शन जो मैं बताया, वो हर एक संदर्भ के इंट्रोडक्शन में आपको लिखना पड़ेगा। लेखक का नाम, गद्य का नाम। लेखक काल्पनिक साक्षात्कार इंटरव्यू माँ से कर रहे हैं, गंगा माँ से। उनसे प्रश्न पूछा जाता है, चरित्र भैया आजकल कहाँ हैं, क्या हालत है इनकी? ये प्रश्न पूछने के बाद उपरोक्त पंक्तियों को माँ लेखक से कहती हैं। सेवा ही परम धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परम धर्म कहने लगे हैं। डॉक्टर बसानीलाल चतुर्वेदी जी गंगा माता जी से प्रश्न करते हैं। इस तरह का प्रश्न पूछते हैं, क्या समाज में सेवा रानी को तो मारकर भगा दिया, पहले सेवा मनोधर्म था, अब मेवा ही मनोधर्म हो गया है। मेवा यानी पैसा, धन, सब लोग स्वार्थ बन गए हैं। ये बताते हुए लेखक माँ से कहते हैं, एक बार जब जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। उपरोक्त पंक्तियों को गंगा माता जी लेखक से कहती हैं। लेखक का प्रश्न,
कुर्सी से क्या मतलब है? प्रश्न पूछने के बाद उसका उत्तर देते हुए इन पंक्तियों को लेखक से गंगा माता जी कहती हैं, पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तब पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। डॉक्टर बसानीलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित गंगा मैया से साक्षात्कार गद्य से इन पंक्तियों को लिया गया है। निगदित रूप से लेखक गंगा माता जी से समय ले चुके थे मिलने का और जाकर मिलते हैं। माँ मंदिर में थी, उदास थी, उनके पास बैठकर प्रश्न पूछने लगते हैं। एक एक करके सारे प्रश्न पूछकर उत्तर प्राप्त करते हैं। अंतिम प्रश्न लेखक माँ से पूछा वो था, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। ये प्रश्न का उत्तर पूछने के बाद माँ उपरोक्त पंक्तियों को जवाब के रूप में लेखक से कहती हैं। इतना लिखने से आपको 3 अंक मिलेंगे। कब आप अच्छा लिख सकेंगे? गद्य को अच्छी तरह सुनने के बाद, समझने के बाद आप उत्तर को अच्छा लिख सकते हैं। आप सिर्फ मटेरियल पढ़कर अच्छा उत्तर नहीं लिख सकते। अगर आपको गद्य की पूरी जानकारी हो तो आप अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, तो मटेरियल अच्छा समझ में आएगा। विषय की जानकारी अगर आपको नहीं है, सिर्फ प्रश्न को उत्तर पढ़कर आप लिखते हैं तो आप अच्छा नहीं लिख सकते। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि वीडियोस देखें और समझें, इसमें आपका ही लाभ है। इसमें से जो ग्रामर पॉइंट है हम कोशिश करेंगे कि उसे सॉल्व करने की। अभी हमारे पास वक्त है 5 मिनट का, तब तक हम वाक्य शुद्ध कीजिए। मैंने जाकर माँ के चरण छुए। मैंने जाकर माँ की चरण छुए। इसमें से पूरा सही है, माँ के चरण छुए। मैंने जाकर माँ के चरण छुए, माँ की नहीं। वह एक दिन मेरा पास आया था। मेरा पास आया था। वाक्य शुद्ध कीजिए। दूसरा, वह एक दिन मेरा पास आया था। मेरा नहीं, मेरे पास आया था। ओके, इतना वाक्य शुद्ध करने के बाद, व्याकरणांश शुद्ध करने के बाद आपको 1 अंक मिलेगा। ओके। तीसरा है, उसे किसी की डर नहीं है। किसी की डर नहीं है। इसमें किसी की नहीं, किसी का डर नहीं है। की जगह आपको का डालना है, तब आपको इसके 1 अंक मिलेगा। चौथा वाक्य शुद्ध करेंगे। पाशविकता बढ़ता चला जा रहा है। चौथा, पाशविकता बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, देखिए, पाशविकता बढ़ता चला जा रहा है। पाशविकता तो स्त्रीलिंग है,
अगर स्त्रीलिंग है तो इसे यहाँ पर क्या बदलना चाहिए? पाशविकता बढ़ती चली जा रही है, बढ़ता नहीं बढ़ती, चला नहीं चली जा रही है। हर एक वाक्य शुद्ध में, एक सेंटेंस में एक जगह पर हमें बदलने की ज़रूरत पड़ती है, कई जगह दो जगह पर बदलना की ज़रूरत पड़ती है, या तीन जगह पर भी व्याकरणंश को शुद्ध करना पड़ता है। अगर ये ना समझे, यहाँ पर मैंने ठीक कर दिया, चलो एक ही बार ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा ना सोचें, ऐसा ना समझें। पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि और क्या बदलना है। पाशविकता बढ़ती चला जा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए पाशविकता बढ़ती चली जा रही है, रहा है नहीं, क्योंकि पाशविकता स्त्रीलिंग है। अगला वाक्य शुद्ध कीजिए में, मैंने कभी भेदभाव नहीं की, मैंने कभी भेदभाव नहीं की। पांचवा, मैंने कभी भेदभाव नहीं की, इसे आप बदल सकते हैं, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, नहीं की या नहीं किया, आप इतना बदलिए, आपको इससे आपको वार्षिक परीक्षा में 4 अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद वाक्य शुद्ध कीजिए में, कोष्ठक में उत्तर दिए रहते हैं ब्रैकेट में, उसे उत्तर को चुनकर आपको सही जगह पर डालनी है। पहला डैश करने से चरित्र बनता है, उत्तर है उदासी, सेवा, कुर्सियां, कावेरी। उदासी करने से चरित्र बनता है? नहीं। सेवा करने से चरित्र बनता है? हाँ, ओके, 1 मार्क्स मिल जाएगा। चेहरे पर डैश थी, चेहरे पर सेवा थी, कुर्सियां थी, कावेरी थी? नहीं है, चेहरे पर उदासी थी। उत्तर को चुनकर आप लिखने से 1 अंक मिल जाएगा। उस दिन दक्षिण की डैश बहन मिली थी, कौन? उदासी बहन, सेवा बहन, कुर्सियां बहन? ये तो हो नहीं सकता, कावेरी बहन। ओके, कावेरी बहन मिली थी। चौथा रिक्त स्थान, डैश तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं। बाजार में क्या क्या उपलब्ध है? बाजार में उदासी उपलब्ध है, सेवा उपलब्ध है, कावेरी उपलब्ध है? नहीं, कुर्सियां उपलब्ध है। इस तरह से हम फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। तो ये था गंगामय से साक्षात्कार से संबंधित व्याकरणांश। हमने 1 अंक के सभी प्रश्न के उत्तर की जानकारी ली है और वाक्य शुद्ध करने की कोशिश की है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति भी की है। काल बदलिए अगली कक्षा में, और अन्य लिंग अनुलोम शब्द भी अगली कक्षा में हम जानकारी हासिल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।